Hello everyone, welcome to the second lecture of aggregate demand. Guys, मैंने फर्स्ट लेक्चर एग्रीगेट डिमांड का अपलोड कर दिया था. अगर नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो क्योंकि ये उसका सेकेंड पार्ट है. ठीक है, ये प्लेलिस्ट का सेकेंड वीडियो है. सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम बैक हियर. राइट, जिन लोगों ने देख लिया एक जल्दी से रिकैप करते हैं. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ा था. व्हाट वाज लॉ ऑफ कंजम्पशन? कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज करता है, लेकिन जितने से इनकम बढ़ता है उतने से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करता, बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी टू सेव. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का नेचर बनता है कि वो सेव करते हैं. ठीक है, अच्छा, इनकम जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक कंजम्पशन और एक सेविंग में. कंजम्पशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी कि भाई कंजम्पशन क्या होता है, इनकम एंड कंजम्पशन का क्या रिलेशन है, और इनकम एंड कंजम्पशन से कैसे सेविंग डिराइव होता है. बट वहां पे हम लोगों ने सिर्फ सेविंग के बारे में पढ़ा था कि डिराइव कैसे होता है. इस लेक्चर में हम लोग सेविंग, कंजम्पशन एंड इनकम को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, मेजरली फोकसिंग ऑन सेविंग साइड ऑफ पार्ट. ठीक है, कि सेविंग क्या होता है. तो आ जाओ, क्या है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग. हमारा जो टॉपिक है वो शुरू ही हो रहा है, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग. देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो बहुत ही इजी टॉपिक हम लोग का बेसिकली डिस्कस हो रहा था. क्या डिस्कस हो रहा था कि भाई ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है हमारा, ये हमारा इनकम है. इनकम दो पार्ट में बंटता है, या तो कंज्यूम होता है या तो सेव होता है. बहुत सिंपल सी थ्योरी है ना भाई, कि इनकम है, इनकम दो पार्ट में बटा है, या तो खाएंगे या तो बचाएंगे. अभी कंजम्पशन वाला पोर्शन पूरा हम लोग ने पढ़ लिया था, प्रोपेंसिटी एंड ऑल. अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेविंग्स. सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड. नहीं खा रहे तो जो बच जा रहा है वो क्या हो गया भाई, वो सेविंग हो गया. y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो s क्या हो जाएगा, y माइनस सी. बहुत सिंपल सी चीज है. व्हेन इनकम इंक्रीजेस, अच्छा ये पोर्शन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस अ पार्ट ऑफ इनकम गोज टू सेविंग. अ पार्ट ऑफ इनकम कहां चला जाता है, सेविंग में चला जाता है. हम सारा नहीं खाते. एज अ रैशनल कंज्यूमर वी डोंट कंज्यूम एवरीथिंग, वी सेव अ पार्ट, वी सेव अ बिट. वही चीज है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस अ पार्ट ऑफ इनकम गोज टू सेविंग. नेक्स्ट, सेविंग इज डिराइव्ड फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व. सेविंग इज डिराइव्ड फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व. जैसे सिंपल सी बात है, इसको ना बहुत आराम से ऐसे समझना कि अभी आप लोगों का कोई इनकम नहीं है. राइट नाउ यू आर इन मेकिंग पीरियड, यानी अभी आप अपने आप को बना रहे हैं एज अ ह्यूमन कैपिटल, एज अ ह्यूमन रिसोर्स. तो अभी आपका जो कंजम्पशन है ना वो आपके इनकम लेवल से बहुत ही ज्यादा है. इनफैक्ट कुछ बच्चों का तो इनकम एकदम नहीं होगा, कुछ का अगर मान लो किसी सोर्सेज से हुआ भी तो उतना नहीं होगा जितना उनका कंजम्पशन है. तो अभी आपका इनकम जो है वो क्या है, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है. तो ऐसे केस में आप कहां से खा रहे हैं, कहीं ना कहीं मम्मी पापा से मांग के कंज्यूम कर रहे हैं. तो दैट इज योर सेविंग. तो सेविंग निकालने के लिए अगर मुझे सेविंग कैलकुलेट करना है तो दो से ही कैलकुलेट होगा ना, इनकम और कंजम्पशन से कैलकुलेट होगा. तो सिंपल इनकम एंड कंजम्पशन के ग्राफ पे आते हैं और देखते हैं कि सेविंग कैसे निकलता है. देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कहां कहां क्या क्या पॉइंट है. ये हो गया हमारे पास कौन सा कर्व है, ये हो गया हमारे पास इनकम कर्व है. पढ़ा था कि इनकम कर्व 45 डिग्री एंगल पे होता है. दूसरा ये जो है वो क्या है, कंजम्पशन कर्व है. कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से नहीं शुरू होता है, थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, बिकॉज व्हेन इनकम इज जीरो वी डेफिनेटली कंज्यूम समथिंग. क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वैसे कंजम्पशन को, जो इनकम जीरो लेवल पे हो. ठीक है, उसको लिखना. चलो अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे. देखो, इस पूरे ग्राफ को स्टडी करने का ना तीन फेज है, तीन तरीका है, तीन तरीके से समझना. पहले इसको बना लेना वीडियो पॉज करके, उसके बाद जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे वैसे आप भी वहां पे मेंशन करते चलना, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा. ऐसे नहीं कि सिर्फ देखते चलना, पेन एंड पेपर के साथ पढ़ना. चलो यहां पे क्या है ना, तीन फेजेस है. तीन फेज में सबसे पहले जीरो फेज से शुरू करते हैं. जीरो यानी ओरिजिन से. ओरिजिन पे देखो, इनकम जो है वो इस पॉइंट पे, ओरिजिन है, इनकम इस पॉइंट पे है. यानी हम कह सकते हैं कि ओरिजिन पे इनकम जीरो है. अच्छा, इनकम जीरो है, सी थोड़ा सा ऊपर है, सी ऊपर है, सी मान लो 10 है. ठीक है, अच्छा नोटिस करना यहां पे, इनकम अगर जीरो है, कंजम्पशन अगर 10 है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग थोड़ा सा कैलकुलेट अगर करें तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम 0 है, कंजम्पशन 10 है, तो यहां पे सेविंग क्या आ गया, सेविंग आ गया -10, यानी सेविंग नेगेटिव में जाएगा। जाहिर सा बात है 0 से नीचे क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव में जाएगा, लेकिन कितना नेगेटिव जाएगा, अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा -10। अच्छा, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आ रही है कि इनकम जब 0 होता है तो कंजम्पशन का वैल्यू सेविंग के वैल्यू के बराबर होगा, बस अंतर ये होगा कि कंजम्पशन प्लस में है और सेविंग माइनस में होगा। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई इनकम नहीं है तो हम जितना खाएंगे मांग के ही खाएंगे। तो अगर हम 100 रुपए का खा रहे हैं तो मांग के 100 रुपए खा रहे हैं, यानी सेविंग किसी का घट रहा है, तो माइनस हो जाएगा। अगर यहां 20 होता तो यहां पे -20, ये 50 होता तो यहां पे -50। क्लियर है? फर्स्ट पोर्शन क्लियर। अब आ जाओ सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन जो है वो हमारा शुरू हो रहा है ये इस लाइन के पहले का। इस लाइन के पहले हम लोगों ने कंजम्पशन कर्व वाले एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि कंजम्पशन बढ़ा है किससे, इनकम से। लाइन भी देखो, ग्राफ देखो, कंजम्पशन कर्व ऊपर है ना और इनकम कर्व नीचे है। जिनको नहीं समझ में आता वो पिक्टोरियल भी समझ सकते हैं कि बहुत इजी है सर, ग्राफ जो है ना वो कंजम्पशन कर्व का ऊपर है, इनकम कर्व का नीचे है, तो कंजम्पशन बढ़ा है, किससे बढ़ा है, इनकम से। अच्छा, इस पूरे सीन में देखना, जब कंजम्पशन बढ़ा है इनकम से, एग्जैक्ट इससे नीचे देखो सेविंग हमारा नेगेटिव है। सेविंग क्या चल रहा है हमारा, नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, सेविंग माइनस में है ना, नेगेटिव है, 0 से नीचे, मतलब क्या हो गया कि सेविंग का वैल्यू नेगेटिव है। जैसे -10 है तो यहां पे -6 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -2 होगा। बट ये पूरा पोर्शन, पूरा ये जो आपको एक काइंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना सोया हुआ, ये पूरा पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, -s, यानी माइनस सेविंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, दो चीज हो गया, पहला ओरिजिन, दूसरा ओरिजिन से पहले। अब आ रहे हैं इस लाइन पे, ये जो लाइन है हमारा, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जहां पे कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जहां पे कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाता है क्या बोलते हैं उसको, यस, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, यहां पे सेविंग देखो एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, यानी यहां पे इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। यहां पे इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जितना खा रहे हैं उतना कमा रहे हैं। राइट, बहुत सिंपल सी बात है। 10,000 इज माई सैलरी एंड आई एम स्पेंडिंग 10,000, तो मेरा सेविंग क्या हो गया, 0 हो गया। तो जहां पे इकोनॉमी का सेविंग क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ये जो लाइन आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट बेटा इकोनॉमिक्स में उस पॉइंट को बोला जाता है जिसमें ना ही प्रॉफिट हो रही है ना ही लॉस हो रहा है, मतलब आप अच्छे वेल ऑफ पोजीशन में भी नहीं है, ना ही आपको कुछ नुकसान हो रहा है, यू आर न्यूट्रल। तो काइंड ऑफ न्यूट्रल पॉइंट जो है ना वो हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, जहां पे सेविंग 0 है, जितना कमा रहे उतना खा रहे। डन। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनकम जो है वो बड़ा हो जाता है किससे, कंजम्पशन से। इनकम कर्व ऊपर हो गया कंजम्पशन कर्व से, तो इनकम ज्यादा है, आप खा रहे हैं कम, तो जो भी पैसा बच गया वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सेविंग, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पूरे ग्राफ में देखो सेविंग कर्व निकल के आ रहा है, सेविंग कर्व डिराइव होके आ रहा है कि भाई ये इनकम एंड कंजम्पशन कर्व है, इससे नीचे सेविंग कर्व है। तो जब इनकम कंजम्पशन से छोटा था सेविंग नेगेटिव था, जब बराबर हुआ सेविंग 0 हो गया, और जिस पॉइंट पे वो बड़ा हो गया, इनकम बड़ा हो गया कंजम्पशन से, उस पॉइंट पे सेविंग पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आई होप ग्राफ समझ में आ गया है। अगर आपके पास सवाल ऐसे पूछेगा कि डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व, आपको यही ड्रॉ करके यही 3-4 पॉइंट्स लिख देने हैं, आपका मार्क्स आ जाएगा। अगर आप एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, जैसे CUET एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो ये चीज, ये पॉइंटर्स याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं बोलेगा कि C बार है, आपसे सवाल पूछेगा सेविंग का, आपको वैल्यू दिया रहेगा C बार का, बट आपको याद रखना है कि C बार का जो वैल्यू है, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जो वैल्यू है, वो ऑटोनॉमस सेविंग के बराबर होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स जो है ना वो बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंटर्स हैं जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं व्हाइल स्टडिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और इसको ब्रॉड करते हैं, जो चीज मैंने अभी पढ़ाया उसी को यहां पे मेंशन किया है, जल्दी से समझना। व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग,
यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जब भी इनकम जीरो होगा ना तो उसको ऑटोनॉमस बोलेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इनकम जीरो है उसके साथ कोई भी वेरिएबल पढ़ते हैं तो उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इनकम अगर जीरो है तो कंजम्पशन ऑटोनॉमस हो जाएगा, सेविंग ऑटोनॉमस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस हो जाएगा। यानी इनकम जीरो अगर है तो उसके साथ जितनी भी चीजें, जो भी वेरिएबल पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोनॉमस कहलाते हैं। द टर्म यूज्ड इज ऑटोनॉमस, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसके बराबर होगा, ऑटोनॉमस सेविंग के बराबर होगा। बस एक ही चीज यहां पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑटोनॉमस सेविंग इज ऑलवेज नेगेटिव। बस ये पॉइंट याद रखना है। चलो चेक करते हैं, टेबल के साथ पढ़ते चलते हैं। हमारा इनकम कितना है, 0, कंजम्पशन कितना है, 50, तो ऑटोमेटिकली सेविंग क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करना है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज 0, c इज 50, तो ऑटोमेटिकली सेविंग क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा ना। सेविंग -50 हो जाएगा, या फिर कैलकुलेट करने वाले दिग्गज बच्चे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारा वैल्यू है, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करते चलते हैं, कैलकुलेट करते चलते हैं और फिर आगे हम अपना पॉइंटर बनाते चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट हो गया, पहला डन है हमारा। नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन सेविंग्स आर नेगेटिव। ये पॉइंट है ना, वही पॉइंट है कि इनकम जो है, सॉरी इनकम इज लेस देन, आई एम सो सॉरी, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, सेविंग इज नेगेटिव। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, सेविंग्स आर नेगेटिव। कम है, इनकम कम है कि कंजम्पशन ज्यादा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जहां पे ये बराबर हो रहा है। कौन सा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे बराबर हो रहा है। देख रहे हो ये पॉइंट 100 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बराबर हो रहा है। अभी 100 पॉइंट बराबर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सेविंग क्या हो जाएगा, -200 एंड 150। कमा रहे हैं 200, खा रहे हैं 150, बचा कितना, 50। कमा रहे हैं 300, खा रहे हैं कितना, 200, बचा कितना, 100। तो नोटिस करो यहां पे पहला पॉइंट आ गया ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये। अगर हम तीनों पॉइंट को सम अप करें तो हमारे पास पूरा का पूरा सेट आ गया। पहले सेट में इनकम जो है वो 0 है, कंजम्पशन के बराबर है। और एक और चीज यहां पे नोटिस हो रहा है कि इनकम जो है वो कम है, किससे, कंजम्पशन से, तो सेविंग नेगेटिव हो गया। यानी सेविंग का वैल्यू हमारा नेगेटिव से शुरू होता है, 0 पे जाता है, उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। और सबके कंडीशंस आपके दिए हुए हैं, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट भी मैंने समझा दिया। व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन सेविंग इज पॉजिटिव एज वेल एज इंक्रीजिंग। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सेविंग इनकम के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। डन, ये हमारा पोर्शन था इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग का। अब देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था ना, कंजम्पशन फंक्शन, कि भाई कंजम्पशन जो है वो अफेक्ट होता है इनकम से, उसी तरीके से सेविंग भी अफेक्ट होता है किससे, इनकम लेवल से। कि भाई अगर मैं बचत कर रहा हूं तो मैं तभी बचा पाऊंगा जब मेरा इनकम उस लेवल का है या फिर मेरा इनकम बढ़ रहा है। अगर मेरा इनकम इंक्रीज नहीं कर रहा है तो हम बचा भी नहीं पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, वो सेविंग फंक्शन से हम लोग पढ़ते हैं। अभी सेविंग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, सेविंग फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। मतलब इन शॉर्ट, इनकम का बढ़ना या घटना किसको इंपैक्ट करेगा, सेविंग को इंपैक्ट करेगा। इधर सेविंग इंक्रीज करेगा और सेविंग डिक्रीज करेगा। डन। अब इसी के थ्रू सेविंग को ही एक्सप्लेन करने के लिए, जिस तरीके से कंजम्पशन में हम लोगों ने 2 रेशियोज पढ़े थे, वैसे ही प्रोपेंसिटी में भी 2 रेशियो पढ़ने वाले हैं, है ना। मतलब सेविंग में भी 2 रेशियो पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी, एक बार फिर मैं बता रहा हूं। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है नेचर। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, नेचर, नेचर टू सेव। अभी लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज आस्किंग कि सर ये जो प्रोपेंसिटी और नेचर या रेशियो आपने बताया है, इसका यूज क्या होता है, मतलब व्हाई वी आर स्टडिंग। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी भी एक इकोनॉमी को देखूं, एंड इफ आई एम अ बिजनेसमैन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट इकोनॉमी, और मेरा जो फूड है वो कंज्यूमर बेस्ड फूड है, यानी कंजम्पशन के लिए फास्ट मूविंग गुड्स है। जैसे मान लो चिप्स, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और बहुत सिंपल है, कुरकुरे की फैक्ट्री है। अभी मैं कुरकुरे का जो बिजनेस है वो इंडिया में लेके आना चाह रहा हूं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल है, ठीक है,
कि मैं ऐसा कोई मिक्सचर या चिप्स वाला बिजनेस कहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, इंडिया में लेके आना चाह रहा हूँ। अभी मैं डिलेमा में हूँ कि लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, कैसे पता चलेगा? इकोनॉमी का कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो मुझे ये मोटिवेट करेगा कि नहीं ये बिजनेस अच्छा है, यहां पे लेके आइए। तो ये बन गया यहां पे रेशियोज, एमपीसी एपीसी। एमपीसी या एपीसी ये कंजम्पशन की बात हो रही है अभी। हाँ, ये समझा रहा है कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो अपने इनकम का ज्यादा पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर है एज अ नेशन। एज अ नेशन जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आ जाओ, इंडिया का कंजम्पशन रेशियो बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑफ ओकेजन्स। हम लोग इतने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, तो हमारा ऑल ओवर कंजम्पशन अच्छा है। तो जब फेस्टिवल मनाने पे कंजम्पशन बढ़िया होता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखते हैं कि नहीं यार ये एक अच्छा मार्केट है, क्योंकि यहां पे लोग खर्च करते हैं। तो जब खर्च करते हैं तो चलो यहां प्रोड्यूस करते हैं, यहां सेल करते हैं, क्योंकि यहां पे कस्टमर्स ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा एंड हम ज्यादा बेटर बिजनेस कर पाएंगे। उसी तरीके से सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है, सेविंग इंपॉर्टेंट है, और मोर ओवर सेविंग का रोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी इकोनॉमी के लिए। तो अगर मुझे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये समझना है कि मेरे जो सर्कल है, मेरा जो मॉब है, इकोनॉमी है, उसके पास कितना पैसा है, तो उसके लिए हम कहां जाएंगे, किस रेशियो को स्टडी करेंगे? प्रोपेंसिटी टू सेव को स्टडी करेंगे कि कितना नेचर है हमारे मींस पोटेंशियल कस्टमर के पास टू सेव मनी एंड टू री इन्वेस्ट इट इन बिजनेस, वापस कैपिटल लगाना बिजनेस में। ठीक है, तो ये जस्ट एक मैंने लमसम बताया। ऐसे तो इसकी डिटेलिंग अगर पढ़ने जाओगे तो वो अच्छा खासा लंबा क्लास चला जाता है, बट तुम्हारे लेवल पे उतना नहीं जानना है, थोड़ा बहुत जानना है कि सर इसकी जरूरत क्यों है। कंजम्पशन बेसिकली डिमांड को हाईलाइट करता है, सेविंग बेसिकली प्रोडक्शन को हाईलाइट करता है। सो यू नीड टू सी, अगर सेविंग का रेशियो ज्यादा है तो वहां पे बिजनेस का कैपिटल जनरेशन बहुत इजी हो जाएगा, बिजनेस रनिंग टफ हो जाएगा। बट अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो वहां का रनिंग इजी होगा, बट उसमें वही है कि आपको कैपिटल लाना पड़ेगा। जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हाई कंजम्पशन वाले कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। दो टाइप का सेविंग है यहां पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एग्जैक्टली लाइक कंजम्पशन, एग्जैक्टली लाइक कंजम्पशन, बस यहां पे चेंज क्या हो जाएगा, यहां पे चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे देख लो यहां पे C नहीं होगा, यहां पे S होगा। एक बार रेक्टिफाई कर ले दो, यहां पे S होगा एंड यहां पे भी S होगा, C नहीं होगा। ठीक है, ओल्ड हैबिट डोंट डाई। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने सेट पे। प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना प्रोपेंसिटी है? दो है, एवरेज प्रोपेंसिटी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है? ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है, जो क्या शो कर रहा है? नेचर। कैसा नेचर शो कर रहा है? कि हाउ मच ऑफ इनकम इज सेव्ड। सिंपल सा थ्योरी, हाउ मच ऑफ इनकम इज सेव्ड। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि अगर मैं रेशियो बोलूं कि यहां पे दिया हुआ है 50, यहां पे दिया है 100, तो इसका रेशियो क्या टर्न आउट हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 0.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आप अपने इनकम का 50% क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। आप अपने इनकम का 50% सेव कर रहे हैं। फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल में यहां पे दिया हुआ है क्या? यहां पे दिया हुआ है कि भाई 10 एंड 100, मतलब आपका इनकम कितना था? 100। आप उसमें से कितना सेव कर रहे हैं? 10 सेव कर रहे हैं। तो यहां पे पॉइंट में कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। 0.1 क्या सिंबलाइज कर रहा है? कि 10% ऑफ इनकम, 10% ऑफ इनकम इज सेव्ड। अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया का APS है 10 एंड यू आर अर्निंग इन इंडिया, से यू आर अर्निंग 1 लाख, तो 1 लाख का 10% आप क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। इफ यू आर अर्निंग 1 करोड़ तो उसका 10% क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक नेचर, ये एक इकोनॉमी का नेचर प्रेजेंट कर रहा है कि इस तरीके से लोग सेव करते हैं। कहां सेव करते हैं? इंडिया में सेव करते हैं। एक्चुअली ये रेस्पेक्टिव कंट्री का है कि किस कंट्री के बारे में बात हो रही है। बढ़िया, चलो अब आ जाओ इधर। एमपीएस क्या बताता है? हाउ मच ऑफ एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा जो आ रहा है ना, उसका कितना पोर्शन आप बचत में डाल रहे हैं।
देखो ये तो श्योर है कि जो एडिशनल इनकम आता है वो भी दो पार्ट में बटेगा। जैसे डेल्टा वाई है बेटा, तो डेल्टा वाई भी दो पार्ट में बटेगा, एक डेल्टा सी और एक डेल्टा एस। तो अगर एक्स्ट्रा इनकम आप 100 कमा रहे हो, एक्स्ट्रा है ना, जैसे 500 कमा रहे थे, अब 600 हो गया आपका इनकम, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 100 हुआ। उस एक्स्ट्रा इनकम का कितना पोर्शन खा रहे हो और कितना पोर्शन बचा रहे हो, ये क्या हो गया? ये हो गया पूरा का पूरा आपका सेट। तो यही चीज हमारा क्या हो गया? बेसिक फंडामेंटल्स में आ गया कि एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ऐसे भी याद रखना, मार्जिनल जहां आएगा वहां फॉर्मूले में ये ट्रायंगल टाइप लग जाएगा, डेल्टा लग जाएगा। और यहां पे तो सिंपल है, एस बाई वाई, यहां पे हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई आ जाएगा। बट फिर वही है कि अगर मान लो आंसर दिया हुआ है एमपीएस का, एमपीएस का आंसर क्या दिया हुआ है? 0.4। मतलब क्या हो गया 0.4 का? कि 40% ऑफ एडिशनल इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम हमारा बढ़ा था, एडिशनल इनकम, ये हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। एडिशनल इनकम इज सेव्ड। यानी अगर आपका प्रमोशन हुआ और आपको प्रमोशन मिलने के बाद टोटल पैसे मिले 100 रुपए, तो उसमें से एक्स्ट्रा टोटल नहीं, एक्स्ट्रा पैसा मिला 100 रुपए कि भाई प्रमोशन हो गया, वाह कितना बढ़िया काम किया, ले जाओ एक्स्ट्रा 100 रुपए। तो वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपए, उसका 40 रुपए तुम क्या करोगे? सेव कर लोगे, बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर टेंडेंसी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जल्दी से रिकैप करते हैं। सेविंग फंक्शन इज अ फंक्शन विच शोज रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग फंक्शन में रेशियो आता है, दो रेशियो है, एपीएस एंड एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस बताता है कि हाउ मच ऑफ इनकम इज सेव्ड, फॉर्मूला है एस बाई वाई। एमपीएस बताता है हाउ मच ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है सेविंग इक्वेशन। देखो कई जगह पे सेविंग इक्वेशन नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि कंजम्पशन इक्वेशन से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि पढ़ के रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सेविंग इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये डिराइव होता है। कैसे डिराइव होता है? देखो अब मैं पूरा डेरिवेशन यहां नहीं बता रहा, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस लिखते हैं ना। अच्छा, y के जगह पे अगर हम c के जगह पे अगर हम कंजम्पशन का इक्वेशन सेट कर दें, दैट इज y इज इक्वल टू कंजम्पशन के जगह पे हम लिख सकते हैं सी बार प्लस बी वाई प्लस एस। अब सेविंग को इधर ले जाओ, इनकम को इधर ले जाओ और डिराइव करो, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, अगर आप चेंज करते हैं तो डिराइव करने पे फॉर्मूला ये आता है। अब समझो, एक एक चीज को समझते हैं। एस क्या हो गया यहां पे? सेविंग्स माइनस सी बार। अच्छा, सी बार क्या होता है? सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना यहां पे, अभी हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसके बराबर होता है? ऑटोनॉमस सेविंग के। बस अंतर क्या होता है कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो वापस आओ, क्या कह रहा है यहां पे कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है लेकिन माइनस होगा क्योंकि यहां पे क्या चाहिए? ऑटोनॉमस सेविंग चाहिए। देन बी है, बी इज व्हाट? बी इज एमपीसी। पढ़ रखे थे, बी इज एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। अच्छा, ये भी क्यों, क्या रीजन है? देखो यहां हमें चाहिए था ऑटोनॉमस सेविंग, ठीक है, और यहां पे हमें चाहिए था वैल्यू ऑफ एमपीएस। तो एमपीएस को 1 माइनस बी लिखा जा सकता है, ये फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों, बट ये लिखा जा सकता है। ठीक है, बाकी इनकम तो इनकम लेवल है। सो सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, जहां पे सी बार पता है आपको, बी क्या होता है? एमपीसी होता है। डन। अब इससे ना एक सम बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये सम अगेन कोशिश करना खुद से बनाने का, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं आंसर बता ही रहा हूं, आप देख लेना, बट पहले कोशिश करना, पॉज करके कोशिश करना। देखो बच्चा, इतना मेहनत करने के बाद अगर आप उसको डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो फिर वो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अभी जेनजी से सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं एंड दिस इज अ पॉइंट वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ, मतलब यू कैन ट्रांसफॉर्म। वेरी क्रूशियल पॉइंट पे आप खड़े हैं, तो अभी डेडिकेटेडली पढ़ लेने का है। मेरा बस यही कहना है, बाकी मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि मैं ज्ञान दूं,
तो अभी पढ़ाई करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सेविंग एंड कंजम्पशन फ्रॉम फॉलोइंग व्हेन इनकम इज, क्या निकालना है, सेविंग निकालना है। ठीक है भाई, सेविंग एक निकालना है, दूसरा अच्छा कंजम्पशन भी निकालना है। जब व्हेन इनकम, इनकम इज, यहाँ पे इनकम का वैल्यू नहीं दिया, मैं इनकम का वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। व्हेन इनकम इज से लेट्स टेक 1000, ठीक है, व्हेन इनकम इज 1000। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाना है किससे, इसके थ्रू। इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले पहचान लेते हैं। सेविंग इक्वेशन दिया है ना, सेविंग इक्वेशन में ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस सी बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन मिनिमम व्हेन इनकम इज 0। 0.5 दिया हुआ है, ये क्या हो गया 0.5, MPC हो गया, जिसको हम लोग B बोलते हैं ना, B रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में, ये B हो गया, Y दिया हुआ है। तो कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या करो, इसको वापस लिखो 1/c बार, या फिर फॉर्मूले से शुरू करते हैं, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। कॉपी करिए, माइनस 100 प्लस 1 माइनस 0.5 वाई। अब इक्वेशन में इनकम को इंक्लूड करिए, तो माइनस 100 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 0.5 वाई, मल्टीप्लाई करना है, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। अच्छा 1000 0.5 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि 50% ऑफ इनकम इज सेव्ड, 50% ऑफ इनकम इज सेव्ड। तो माइनस 100 प्लस 50% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब ये 500 काटो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 माइनस आंसर आएगा 400। तो सेविंग निकल के आ रहा है कितना, 400। 1000 इनकम था, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपका सेविंग कितना है 400 है, तो कंजम्पशन कितना होगा, सिंपल है ना, कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, तो कंजम्पशन C प्लस एस होता है, y इज इक्वल टू C प्लस एस। y हमें पता है 1000 है, कंजम्पशन निकालना है प्लस 400, तो कंजम्पशन यहाँ पे हो जाएगा 600। सिंपल सा बात है, 400 बचा लिए तो खाए कितना, 600 खाए, है ना। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कुछ सवाल है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है, तो अभी इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस तो ये तो रिकैप के लिए हैं, बट आप एक बार ना सारे फॉर्मूलाज एक साथ रख लेना, इनकम के, कंजम्पशन के, सेविंग्स के, इक्वेशंस के, एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस, सारे इक्वेशंस के साथ सब एक जगह रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ना, ये आपके रिवीजन में हेल्प करेगा बोर्ड के टाइम पे। नहीं तो वो उतने कम समय में यू विल बी सर्चिंग हेयर एंड देयर कि कहाँ गया क्या गया, एक जगह रहेगा, आपको बहुत सहूलियत होगा रिवाइज करने में। चलो एक एक करके समझते हैं क्या कह रहा है कि क्वेश्चन स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल सा बात है, टिक कर रहा है या फिर काट देना है कि सही है या गलत है। कह रहा है एपीसी इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, डिटेल में लिखा रहता है, आपको बताना होता है, ठीक है। क्या कह रहा है एपीसी इज इक्वल टू 1। अच्छा एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी बाई वाई। अच्छा सी बाई वाई, कोई भी ऐसा नंबर सी बाई वाई कब होगा, इक्वल कब होगा, जब c इज इक्वल टू वाई होगा। दोनों ना भाई, 10/10 अगर होगा कटेगा तब ना 1 होगा, राइट, यानी इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि क्या किसी कंडीशन में इनकम कंजम्पशन के बराबर होता है, यस होता है। किस में होता है, जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तब कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है। यानी यहां पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि हाँ भाई ये चीज सही है। डन, पहला तो समझ में आ गया कि यस ये सही है। कैसे सही है ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, तुम वहां पे लिखते जाना, उसके बाद दूसरे पे आना। एपीसी 0 होगा क्या कभी, फिर वही है, लगाओ दिमाग, सी बाई वाई होता है। 0 होने के लिए कंजम्पशन को क्या होना होगा, 0 होना होगा। और किसी भी कंडीशन में कंजम्पशन 0 होता है। कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू होता है, ओरिजिन के ऊपर से। मतलब इनकम 0 रहेगा तब भी हम कुछ ना कुछ खाएंगे, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। तो जब कंजम्पशन 0 नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है क्या, 1 से बड़ा, यानी एपीसी रेशियो है
C बाई वाई का, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा जब कंजम्पशन बड़ा होगा इनकम से। देखो रेशियो बड़ा कब होता है, फिर से इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जगह लेके ध्यान से देखना। फिर से फॉर्मूला है हमारा C बाई वाई। अब इसमें 1 से बड़ा कब होगा, जब कोई बड़ा नंबर डिवाइड होगा छोटे से, तब 1 से बड़ा होगा। जैसे 4/2 तो आंसर 2 आता है ना। यानी जो कंजम्पशन है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, इनकम से। तो क्या कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें कंजम्पशन इनकम से बड़ा होता है? यस सर, होता है, जहां पे सेविंग नेगेटिव होता है ना। तो ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी टिक कर लेना। देखो इसको ऐसे करना ना, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है पॉज कर लेना, पहले बनाना, कोशिश करना खुद में बनाने का कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब पूरा हो जाए तो फिर प्ले करके एक बार देखना कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर के आंसर से, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं, एपीएस क्या नेगेटिव होगा? यस, एपीएस को नेगेटिव होने के लिए सेविंग को क्या करना होगा? नेगेटिव, और सेविंग नेगेटिव होता है तो राइट। एपीएस 0 होगा, एपीएस को 0 होने के लिए सेविंग को क्या होना होगा? 0। अब ये सब ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो मैं रीजन बता रहा हूं सर। सेविंग 0 होता है, ये भी वैल्यू सही है। अब आ जाओ, एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, ये क्या है थोड़ा सा इधर ध्यान देना। देखो चलो, एपीएस छोड़ते हैं, एपीसी पे बात करते हैं, ठीक है। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं थोड़ा सा डिराइव कर रहा हूं, समझना। एपीसी का फॉर्मूला होता है C बाई वाई, एपीएस का फॉर्मूला होता है S बाई वाई। वाई को अगर हम सेम लेते हैं तो C प्लस एस, एंड C प्लस एस हमें पता है वाई होता है, तो वाई बाई वाई कट के आंसर आया 1। यस, तो भाई सेम हो सकता है, बढ़िया। अच्छा लॉजिक, ये तो हो गया थोड़ा सा मैथ्स वाला प्रूविंग। लॉजिक समझो कि अगर एक वैल्यू है 0.4 से एपीसी इज 0.4, मतलब क्या हो गया, 40% खा गए, तो जो बच गया है, कितना परसेंट बचा है? 0.6 बचा हुआ है, तो 0.6 क्या होगा? 0.6 सेव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट गोज, एपीसी 0.4, एपीएस 0.6, एपीसी 0.2, एपीएस 0.8। सिंपल है, 1 से माइनस कर दो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एपीसी अगर 0.25 है तो एपीएस क्या हो जाएगा? गुड, 0.75 हो जाएगा। इजी कंसेप्ट, राइट, इजी कंसेप्ट। 1 वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। अब जब हमें ये पता चल गया है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इसी तरीके से एमपीसी वाला भी होता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। लिख लो कहीं पे, इसको पॉज करके तुरंत अभी लिख लो कि एपीएस प्लस एपीसी, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब एपीसी निकालना होगा तो 1 में से एपीएस माइनस कर देंगे, यस दिस इज राइट। फिर कह रहा है एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी निकालने के लिए 1 प्लस, नहीं ये गलत है, ये पॉइंट गलत है, प्लस नहीं ना करते, क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि दोनों का जो एडिशन है वो क्या है? 1 है। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ये गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये चारों प्रोपेंसिटी को बहुत अच्छे से याद, मतलब समझना जरूरी है, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स, एपीसी सारे प्रोपेंसिटी निकालने हैं। अब मैं सारे प्रोपेंसिटी को एक एक बिट बाय बिट करके मैं 2 बना रहा हूं, बाकी आपको अपनी कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो सेविंग निकालना है, तो सेविंग हो जाएगा यहाँ पे -50, 100 माइनस 100 0, 200 माइनस 150 50, 300 माइनस 200 100, हो गया, सेविंग निकल गया। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो इसको आप होमवर्क समझिए, इस पूरे को आप क्या समझना है? होमवर्क समझना है, होमवर्क करके बनाना है, ठीक है। पूरा का पूरा इसको फिनिश करना है। मैं 3-4 यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। एपीसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C बाई वाई, एपीएस के लिए S बाई वाई, एमपीसी के लिए डेल्टा C बाई डेल्टा वाई, एमपीएस के लिए डेल्टा S, इसको हटाओ, डेल्टा S बाई डेल्टा वाई। अब समझना, पहले लेवल पे तो बहुत सिंपल है, 50/0, यहां पे क्या हो जाएगा? -50/0।
तो ये दोनों जीरो से जब भी डिवाइड होता है तो आपके बुक में देखना इन्फिनिटी साइन होगा, ऐसे साइन दिया होगा, है ना। तो अगर वो दिया है तो वो भी ठीक है, डैश दिया है कुछ कुछ जगह पे डैश दे देता है तो वो भी चलेगा, बट जनरली इन्फिनाइट देना चाहिए, डैश नहीं। मार्जिनल में डैश होता है क्योंकि इसके ऊपर का क्या है पता नहीं है, तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो वो डैश है। जहां कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है वहां पे इकोनॉमिक्स में डैश डाल देना कि ये कैलकुलेट नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इसके पहले क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आए तो एपीसी भैया बड़ा बहुत बढ़िया है, एपीसी 100/100, 100/100, इधर अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 है तो 0/100। अब एमपीसी थोड़ा सा समझा दो, एमपीसी के लिए बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो चेंज देखना, सी में चेंज कितने का है, 50 का, इधर कितने का, 100 का, तो चेंज कितना हो गया, 50 और 100। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का, 50, यहां पे डिफरेंस कितने का, 100 का, तो 50/100, डेल्टा सी 50, डेल्टा वाई 100, 50/100। यानी इंटरेस्टिंग है, ये सब सेम है क्योंकि सेम प्रोपोर्शन से चेंज कर रहा है, स्लोप सेम होता है, इसलिए ये सेम हो जाएगा 50/100, 50/100, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और है, एक निकाल लो दूसरा निकल जाएगा, 1 से माइनस करना है। अगर मान लो मुझे ये पता चल गया ये 0.5 है और ये पूरा 0.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0.5, 0.5, 0.5। अगर मुझे पता चल गया कि यहां पे वैल्यू कुछ आ रहा है, सर्टेन वैल्यू आ रहा है, यहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। सो इसको ना आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ऑलमोस्ट मैंने पूरा बना ही दिया होमवर्क बोल के, बट आपको इसको पूरा फिनिश करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ये आपका क्लास के ही टाइम पे करना है, पॉज करके, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ देना, लापरवाही नहीं करना, अब लापरवाही करोगे तो कहीं जाओगे, है ना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड पे आ जाते हैं। देखो एग्रीगेट डिमांड स्टार्टिंग में ही हम लोग ने पढ़ा था कि क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I, है ना, जिसमें से कंजम्पशन के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेलिंग पढ़ लिया, इनकम के साथ रिलेशन। बट बात यह है कि एग्रीगेट डिमांड सर जो पढ़े हैं उसमें एक और कंपोनेंट था, वो था I। अब I क्या होता है, देखो बेटा I जो है ना ये दो तरीके से पढ़ा जाता है, I दो तरीके से, एक I है ऑटोनॉमस, एक I कौन सा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो कि बेसिकली अभी यहां पे दिख रहा है आपको। फिर एक I होता है जिसको इंड्यूस्ड बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। व्हाट इज ऑटोनॉमस, व्हाट इज इंड्यूस्ड, अब समझना। देखो इकोनॉमी को चलाने के लिए जो मिनिमम पैसा लगे उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस, मिनिमम, यानी अगर इकोनॉमी नहीं भी कमा रहा है ना, इनकम एकदम नील है, तब भी उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को के पास, इकोनॉमी को रन करने के लिए, ठीक है, कि भाई वो सस्टेन करे एटलीस्ट, उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बट अगर इकोनॉमी को और अपने आप को डेवलप करना है, जैसे अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में लेके जाना है, डेवलपिंग से डेवलप नेशन में लेके जाना है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है इंड्यूस्ड की, यानी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट के लिए किया जाता है या फिर जो इकोनॉमी में चेंज के लिए किया जाता है, उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अभी समझाने के लिए, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके जीडीपी के साथ चेंज करे, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके जीडीपी के साथ चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट है, लग गया भाई इतना तो लग गया, अब वो जीडीपी बढ़े जीडीपी घटे उससे फर्क नहीं है, ऑटोनॉमस उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच डू नॉट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, विच डू नॉट चेंजेस, ये कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बोलूं तो इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा, एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, ठीक है। देखो आ जाओ शेड्यूल पे आ जाओ, 0-10 ये तो आपका फ्रेंडली ग्राफ हो गया, सॉरी फ्रेंडली शेड्यूल हो गया, सेम है। 50 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 50 मान रहे हैं, नेसेसरी नहीं है, 10 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि सर ने कंजम्पशन 50 लिया है 50 लिया है, ऐसा नहीं है। कई बुक्स में सेम दिया है जिसके कारण एक डिल्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों में कि सर क्या ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बराबर है, नहीं बेटा एकदम नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी एग्रीगेट डिमांड फॉर्मूला क्या है, C+I, C+I क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा 100, लेट मी चेंज, हाँ यहां पे क्या हो जाएगा 100, 50-50, यहां पे 150, यहां पे 200,
यहाँ पे 250 और यहाँ पे 300। ठीक है, कोई दिक्कत? इजी। अब एक चीज नोटिस करो, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? कांस्टेंट है। अभी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? देखो AD इज इक्वल टू C प्लस आई बार, जिसमें से ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि कंजम्पशन अगर बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन अगर घट गया तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा। यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? कंजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है फॉर द टाइम बिंग। और नेचर भी देखो ना, ये कितने से चेंज कर रहा है? 50-50, ये भी 50-50। यानी कंजम्पशन जो चेंज करता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्लोप है किसका? कंजम्पशन का। और यही स्लोप किसका बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड का भी स्लोप बन जाएगा। अब एक दो बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सीए के एग्जाम्स में या सीयूईटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब बच्चे एकदम परेशान, सर एग्रीगेट डिमांड का कैसे स्लोप निकालें? अरे गधों, वो डिपेंड कर्व किस पे करता है? कंजम्पशन पे। तो अगर कंजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है तो कंजम्पशन का स्लोप कौन सा है? MPC, दैट इज B अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, है ना। चलो अभी देखो, एग्रीगेट डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन कर्व, और कंजम्पशन कर्व तो बता दिया है, कंजम्पशन कर्व सेम होता है। चलिए, होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखो, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये हो गया हमारा I, ये हो गया I, क्योंकि 50 लिया था हमने, तो ये 50 इन्वेस्टमेंट। और ये जो C है वो इस पॉइंट पे 0 पे C बार होता है, तो C बार एंड I बार अभी फिलहाल के लिए बराबर है, बट ये हॉरिजॉन्टल है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है ये? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इंड्यूस्ड पढ़ेंगे हम लोग, बट इंड्यूस्ड जो होता है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है, तो इंड्यूस्ड पढ़ेंगे। अब देखो, कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हो, कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड एकदम सेम लग रहा है ना, डिटो लग रहा है। बस दूसरा पैरेलल लाइंस है, प्योर पैरेलल लाइंस है, और इनके बीच का जो ये गैप है ना, ये गैप इन्वेस्टमेंट वाला गैप होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट हमने 50 माना था ना, ये गैप भी अगर आप देखोगे तो 50 का ही होगा, और एकदम कांस्टेंट है, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ एकदम कंजम्पशन जैसा बनता है, बट थोड़ा ऊपर बनता है, क्योंकि ये समेशन है। किसका समेशन है? AD इज समेशन ऑफ C प्लस आई बार। तो यहां पे थोड़ा सा और ऊपर बनेगा, तो सेम होगा। चलो समझते हैं। कंजम्पशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। देखो, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करता है कंजम्पशन इंक्रीज करने के कारण। कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज करेगा इनकम के इंक्रीज करने के कारण। तो ये पूरा का पूरा डोमिनो इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये पूरा डोमिनो इफेक्ट चल रहा है, रिवर्स होके फिर से ऊपर जाएगा। अभी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ये, जब समझ में आ जाएगा ना, तो तुम ऐसे बोले सर ये बढ़ा, फिर ये भी इंक्रीज करेगा, फिर ये भी इंक्रीज करेगा, फिर बीच में ना ये अगर कंसेप्ट प्योर क्लियर नहीं है ना, कंफ्यूजिंग बन जाता है, और यहां पे फंसते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो एकदम ध्यान से सुनना। देखो, इनकम जब बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन इज अ डिपिक्शन ऑफ डिमांड, तो वो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिमांड जब बढ़ेगा तो वो मोटिवेट करता है लोगों को और बनाने के लिए और कमाने के लिए, क्योंकि प्राइस इंक्रीज करता है। तो जब वो और बनाते हैं तो और इनकम जनरेट करते हैं, जब इनकम जनरेट करते हैं तो कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है डिमांड बढ़ता है, और ये धीरे धीरे एक मतलब ऊपर चलते जाता है, स्पाइरल इफेक्ट है, ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है, ठीक है। चलो, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज पैरेलल टू विच कर्व? कंजम्पशन कर्व, बिकॉज द डिफरेंस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा स्लाइड भी आपको समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिकली दीज टू ग्राफ्स, ये एग्जैक्ट ग्राफ का यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे नेशंस इक्विलिब्रियम एज वेल एज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि जरूरी है पढ़ाना अभी, क्योंकि लेटर ऑन अब जो आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग टॉपिक में, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मुझे ये टॉपिक पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा उसके लिए ये जरूरी है, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनना। एग्रीगेट सप्लाई। देखो, हमारे चैप्टर के शुरुआत में ना हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू साइड्स, एक AD होता है, एक AS होता है, ठीक है। एडम स्मिथ जो थे
वो बेसिकली किस साइड को फोकस करते थे? एग्रीगेट सप्लाई को, बेसिकली सप्लाई को, एग्रीगेट बाद में आया, सप्लाई बोलते थे वो। फिर आए कीन्स ने कहा कि देखिए भैया ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर विच रन? लॉन्ग रन। बट अभी फिलहाल शॉर्ट रन में मेडिसिन देने के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए आपको किसको देखना है? एग्रीगेट डिमांड को देखना है। तो वी स्टार्टेड स्टडिंग एग्रीगेट डिमांड। बट बेटा पूरे के पूरे देश में ना ये दोनों चाहिए, आप अकेले एक से काम चला ही नहीं सकते। यही लेटर ऑन फिर क्रिटिक्स भी बना था केन्स का, कि आपने कह दिया कि एग्रीगेट सप्लाई को यूज नहीं करेंगे, बट लेटर ऑन इन योर थ्योरी इटसेल्फ यू यूज द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड जो है ना, वो डिमांड कहीं ना कहीं इंपैक्ट फिर किसको करेगा? सप्लाई को। फिर सप्लाई पुश करेगा किसको? डिमांड को। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ चलेगा, कभी भी सोलली अकेले एक नहीं पुश करके इकोनॉमी को ले जाता है, दोनों साथ में ले जाते हैं। और जब हम लोग को नेशन इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना, नेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो नेशनल इक्विलिब्रियम में दोनों की जरूरत है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, आप मैनेज कर लेना। नेशनल इक्विलिब्रियम में दोनों की जरूरत पड़ रही है, दोनों की जरूरत, ठीक है। तो अब समझो, एग्रीगेट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल प्रोड्यूसर्स क्यों लिखा गया है? क्योंकि 3 सेक्टर है यहां पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर, ऑल प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सप्लाई, ऑल प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस लेवल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन शॉर्ट, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं और मार्केट में बेचा जा रहा है, वो क्या हो गया? एग्रीगेट सप्लाई। तो बना रहे हैं और बेच रहे हैं, ये तो जीडीपी है। बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं और उसी का मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, ये क्या है? ये जीडीपी है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वही हमारा इनकम है, वही हमारा वाई है। यानी ये जो इनकम कर्व आप देख रहे थे, तब से इनकम कर्व में जो बना रहा था, यही इनकम कर्व हमारा कौन सा कर्व है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। बढ़िया, जिसको हम लोगों ने 45 डिग्री एंगल पे रखा है, कांस्टेंट माना है, यही हमारा सप्लाई कर्व है। ये बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के कारण वी नो दैट वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज वी प्रोड्यूस, दैट इज आर जीडीपी, दैट इज बेसिकली आर इनकम, है ना। ये हो गया पूरा का पूरा सप्लाई। सप्लाई का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलिए, तो ओवरऑल क्या क्या चीज पढ़ लिया हम लोगों ने ओवरऑल इनकम का जो सेकंड पार्ट था, सेविंग, वो आज कंप्लीट किया है। प्रोपेंसिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं, प्रोपेंसिटी से रिलेटेड फर्दर कंसेप्ट्स किए हैं, एंड वी हैव एडेड एग्रीगेट सप्लाई इन आवर स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आता है। बेसिकली अभी तक जितना भी मेकिंग था ना, वो यहां पहुंचने के लिए था, यहां नेशनल इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए था। जो हार्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमेशा नेशनल इक्विलिब्रियम को रिलेट करके पूछा जाता है। तो यहां पहुंचने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें एडी एंड एएस दोनों चाहिए, तो आज हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया, एडी एंड एएस। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। ऑटोनोमस तो मैंने समझा दिया, हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है अभी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि अगर किसी भी इकोनॉमी में मैं 100 रुपए लगा रहा हूं तो वो इकोनॉमी कितना बना देगी। अगर मान लो कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन से भूटान और इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन यूएस, सो हाउ मच यूएस विल मल्टीप्लाई माई मनी एंड हाउ मच भूटान विल मल्टीप्लाई माई मनी, ये कंसेप्ट कौन देता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। प्लीज डू शेयर दीज वीडियोज उन बच्चों के साथ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, जिनके लिए एकदम फ्रेश है ये, और जिनको इस चीज की जरूरत है। राइट, योर वन शेयरिंग कैन हेल्प देम टू अचीव गुड मार्क्स और एटलीस्ट रीजनेबल मार्क्स। स्पेसिफिकली जो एकदम साल भर शैतानी करके रखे हैं, कुछ नहीं पढ़ाई की, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ हेल्प देम आउट एंड थैंक यू। आई विश गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।